1955 की इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 4 ऑप्शन है। 1 जनवरी 1955, 1 मई 1955, 26 जनवरी 1955, 18 मई 1955। तो करेक्ट आंसर क्या है आर्यन? 18 मई 1955। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो 1955 की इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। इसमें चैप्टर है टोटल 6 और सेक्शन है इसमें 30। सेक्शन 1 से लेके 4 तक जो है वो बता रखा है शॉर्ट टाइटल के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में और डेफिनेशंस के बारे में बता रखा है। बाकी 5 में कंडीशन बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू लॉ में सेकंड मैरिज वॉइड होती है? आर्यन बताओ। यस मैम, सेकंड मैरिज वॉइड हो जाती है। सेकंड मैरिज वॉइड होती है। नेक्स्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कौन से सेक्शन में कंडीशंस के प्रोविजंस बता रखे हैं? सेक्शन 5, 9, 10, 11। ये तो आर्यन पढ़ा होगा। 11। सेक्शन 5 में बता रखा है कंडीशंस। सेक्शन 11 में तो वॉइड मैरिज बता रखा है। मैम 13 में? 13 में डाइवोर्स। देखो सेक्शन 5 में कंडीशंस बता रखी हैं, ठीक है, क्या क्या कंडीशन होंगी मैरिज की, कि जो पर्सन जो शादी कर रहे हैं वो जीवित होने चाहिए और खुद की कंसेंट से शादी करें, सपिंड रिलेशनशिप में ना आते हो, लड़का है तो उसकी एज 21 हो चुकी हो, लड़की है तो उसकी एज 18 ईयर्स हो चुकी हो, साउंड माइंड हो, फ्री कंसेंट से अपनी मतलब सहमति दें। और सेक्शन 6 जो है वो रिपील हो चुका है। सेक्शन 6 में बता रखा है गार्जियनशिप ऑफ मैरिज, तो इसको रिपील कर दिया गया है। 7 में बता रखा है सेरेमनीज ऑफ अ हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज में जो जो सेरेमनीज होती हैं, जैसे कि 7 फेरे लिए जाते हैं या जितने भी सेरेमनीज की जाती हैं, वो सेक्शन 7 में बता रखी है। फिर सेक्शन 8 आता है। 8 में बता रखा है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। अगर हिंदू मैरिज एक्ट में कोई मैरिज होती है तो उसको उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होता है, मैंडेटरी नहीं होता लेकिन कंपलसरी होता है। जैसे कि अगर किसी को फॉरेन जाना है तो उसके लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ दे रखा है? सेक्शन 8 में। सेक्शन 9 आता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। पता है आर्यन इसका मतलब? नो मैम। जब हस्बैंड या फिर वाइफ दोनों में से कोई भी एक स्पाउस बिना किसी रीज़न के अलग रहता है तब वहाँ पे सेक्शन 9 का केस किया जाता है। देखो जनरली ऐसा होता है कि लड़का ये केस फाइल करता है कि मेरे दाम्पत्य अधिकारों का हनन हो रहा है क्योंकि लड़की मुझसे दूर रह रही है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग ये है कि दोनों में से कोई भी स्पाउस कर सकता है, तो लड़की भी कर सकती है। लड़की भी सेक्शन 9 का केस फाइल कर सकती है कि ये मुझसे बिना किसी रीज़न के अलग रह रहा है जिससे कि मेरा जो कंजुगल का जो राइट है उसका वायलेशन हो रहा है। तो सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स बता रखा है। इसमें बहुत सारे केसेस हैं। एक है टी सरिता वर्सेस सुदर्शन कुमार चंद, AIR 1983 का। ये पहला केस था रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का। इस केस को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ। इस केस में सेक्शन 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज कर दिया गया था क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आर्टिकल 21 को और 14 को, इसलिए सेक्शन 9 को वॉइड किया जाना चाहिए। हस्बैंड ने ये पिटीशन फाइल की थी, वाइफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। वाइफ को राइट है कि वो अपनी बॉडी को जहाँ मर्जी यूज़ करे, ये उसकी राइट ऑफ प्राइवेसी है, तो ये वायलेट करता है। तो जस्टिस ने कहा था सेक्शन 9 इनवैलिड है, ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। यह क्या करता है, आर्टिकल 21 का राइट वायलेट करता है। आर्यन समझ आ गया? हाँ आर्यन कुछ बोल रहे हो आप? फिर से रिपीट कर दीजिए। इस केस को दोबारा रिपीट कर दूं? यस मैम। आर्यन इस केस में ऐसा था कि वाइफ ने ये केस किया था, वाइफ ने ये कहा था कि सेक्शन 9 का ये जो केस डाला जाता है इससे हमारे आर्टिकल 21 और 14 का वॉयलेशन हो रहा है।
क्योंकि मेरी बॉडी मेरा राइट है, मैं जहाँ चाहे मतलब वैसे उसको यूज़ करूँ, और ये राइट टू प्राइवेसी में आ जाता है। ठीक है, ये कहा गया था। इस केस में इन्होंने ये कहा था कि इसको इनवैलिड कर देना चाहिए सेक्शन 9 को। तो हस्बैंड ने फिर एक पिटीशन फाइल की थी। तो इसमें ये कहा था कि ये पब्लिक पर्पस के लिए नहीं है, इसलिए जो हस्बैंड की जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दी गई थी। मैम, पर हस्बैंड ने कौन सी पिटीशन फाइल करी थी? लड़की आर्यन, ने तो ये करी थी कि हमारी 21 का वायलेशन हो रहा है। ये की थी, वाइफ ने की थी। पहले हाँ वाइफ ने केस किया था। हाँ। और हस्बैंड ने मतलब फिर किस चीज़ के ऊपर करा था? हस्बैंड ने पिटीशन फाइल की थी कि मतलब मेरा राइट है कि मैं इसको लेके जाऊंगा, मतलब सेक्शन 9 का केस फाइल किया था उसने। सेक्शन 9 को एज अ पिटीशन माना जाता है ना। अच्छा। उसने कहा था कि ये मेरा राइट है, मतलब मैं इसको लेकर जाऊंगा, और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मेरा वॉलेशन हो रहा है, मेरा मतलब यहाँ पे मैं कोहैबिटेशन कर सकता हूँ इसके साथ में, लेकिन ये मुझसे बिना किसी रीज़न के अलग रह रही है। तो वाइफ ने ये केस फाइल किया था। ठीक है, तो इस केस में तो इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन आगे जितने केस हैं उसमें फिर इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। दूसरा केस है इसमें सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, ये 1984 का केस है। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया। इस केस में वाइफ ने पिटीशन फाइल की हस्बैंड के अगेंस्ट, सुदर्शन कुमार उसके हस्बैंड का नाम था, उसके अगेंस्ट। 1977 में उसको घर से मैट्रिमोनियल होम से निकाल दिया गया था वाइफ को, और उसने क्या करा, इंटरिम एप्लीकेशन के लिए, इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन दी थी कोर्ट में, तो कोर्ट ने उसको ग्रांट कर दी थी। तो इसमें हस्बैंड के अगेंस्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल की डिक्री पास की थी। 1 साल के बाद में हस्बैंड ने पिटीशन फाइल कर दी कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, ये बिना किसी रीज़न के जो है वो अलग रह रही है। तो इसमें कंसेंट दे दी थी हस्बैंड को। आर्यन समझ आया? यस मैम। सेक्शन 9 ये हो गया। 10 में बता रखा है जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। समझते हो इसका मतलब? जुडिशियल सेपरेशन, ये होता है एक तरह का टेम्परेरी सेपरेशन, मतलब कुछ टाइम के लिए शादी को सस्पेंड कर देना। यहाँ पे शादी ख़त्म नहीं होती है, जैसे कि डाइवोर्स में शादी ख़त्म हो जाती है, यहाँ शादी ख़त्म नहीं हो रही है। इसका पर्पस क्या है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से जैसे छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हैं, तो उनको कुछ टाइम दे दिया सेपरेशन का, कि हो सकता है कि दोनों को ये रियलाइज़ हो जाए कि हमने लड़ाई बेकार की, हमें अब एक हो जाना चाहिए। तो कोर्ट क्या करता है, सेपरेशन का टाइम दे देता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने पिटीशन फाइल की 13B में, दोनों ने, हस्बैंड और वाइफ ने म्यूचुअल डाइवोर्स की कि हम दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं, तो वहाँ पे कोर्ट क्या करते हैं, 6 महीने की एक तारीख दे देते हैं। एक तरह का वो जुडिशियल सेपरेशन हो गया, क्योंकि हो सकता है कि 6 महीने में दोनों के बीच में फिर से सुलह हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और दोनों साथ रहना चाहें। क्लियर है आर्यन? आर्यन समझ आया? यस मैम। इसमें डाइवोर्स नहीं होता, सिर्फ एक तरह से सेपरेशन होता है, अलग अलग रहते हैं कुछ टाइम के लिए। फिर आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 में है वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज कौन सी होती है, जो स्टार्टिंग से ही वॉइड वॉइड होती होती है। है। जैसे एग्जाम्पल बताओगे? जैसे मैम आप ये मान लीजिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं होती हैं उसमें, जैसे अगर अगर एज के बेसिस पे देख लिया जाए, या फिर आप उस पे देख लीजिए क्या बोलते हैं, फीमेल और मेल का, उस बेस पे अगर एक लड़का फीमेल मतलब लड़का मेल नहीं होता, ट्रांसजेंडर होता, उस बेसिस पे अवॉइड हो जाती है। अरे सबसे पहला तो ये है कि एक ही शादी करने की सलाह दी जाती है, मोनोगैमी ना। आप सिर्फ एक ही वाइफ रख सकते हैं। अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो वो दूसरी वाली शादी वॉइड होगी। ठीक है, अगर सपिंडर रिलेशनशिप में आते हैं, भाई बहन शादी नहीं कर सकते, वो वॉइड होती है। ठीक है, यस मैम। बाकी और कौन कौन सी हो सकती है वॉइड? वही जेंडर वाली।
एज जो कैटेगरी सेक्शन 5 में जो कंडीशंस बता रखी हैं सारी के सारी। उससे रिलेटेड। फिर आता है सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज में बता रखा है कौन कौन सी वॉइडेबल होती हैं। शून्य करणीय शादी, इसमें होता है जैसे अगर वाइफ जो है वो शादी के टाइम पे प्रेग्नेंट है किसी और से, तो ऐसी शादी को वॉइडेबल माना जाएगा। अगर अनसाउंड माइंड के पर्सन से शादी हो गई है वॉइडेबल होगा। अगर वो पर्सन उसकी कोई इम्पोर्टेंसी है तो वहाँ पे वॉइडेबल माना जाएगा। अगर जैसे कोई किन्नर से शादी हो जाती है वो भी वॉइडेबल माना जाएगा। और फोर्सफुल शादी की जाती है, किसी की ज़बरदस्ती शादी करवा दी है, वो भी वॉइडेबल होगी। क्लियर है आर्यन? अच्छा तो मैम ये सब वॉइडेबल आती हैं और वो हाँ वॉइड होती है। हाँ, वॉइड स्टार्टिंग से ही वॉइड होती है। वॉइडेबल क्या होता है, शून्य करनी है, ना ये वॉइड होती है ना ये वैलिड होती है। मतलब वॉइडेबल वो होती हैं जिसमें मैरिज को माना ही नहीं जाता कि मैरिज हुई भी वॉइड थी। वॉइड में मैरिज को माना ही नहीं जाता। वॉइडेबल में ना तो वैलिड है ना ही वॉइड है, ओके। शून्य करणीय है। सेक्शन 13 है डाइवोर्स। तो डाइवोर्स के ग्राउंड्स बता रखे हैं। सेक्शन 10 में जो ग्राउंड बताए थे वही यहाँ पर है कि कोई पर्सन क्या करता है, अगर अडल्ट्री करता है, क्रुएलिटी करता है, अगर अनसाउंड माइंड का, ये रीजंस बता रखे हैं कि कब कब डाइवोर्स ले सकते हैं। अनसाउंड माइंड का है या फिर किसी की डेथ हो गई है, तो वहाँ पे जो है ये डाइवोर्स लिया जा सकता है। डाइवोर्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक 13A और एक 13B। 13A में बता रखा है ऑल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स। इसमें होता है, इसमें भी कुछ ग्राउंड्स बता रखे हैं। इसमें एक पार्टी डाइवोर्स लेती है, दूसरी पार्टी सहमत नहीं होती है, तो वहाँ पे एक पार्टी पिटीशन फाइल कर सकती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। लेकिन 13B में क्या होता है, वहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट से होता है। हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग होना चाहते हैं। क्लियर है आर्यन? सेक्शन 14 आता है नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। शादी के 1 साल से पहले आप शादी की पिटीशन मतलब डाइवोर्स की पिटीशन नहीं लेके आ सकते हैं। क्लियर है आर्यन? तो यस मैम। तो 1 सर ये साल होता है तक कि मतलब 1 साल अगर तक शादी बच सकती है। अगर शादी में मतलब डेथ हो जाती है 7 साल के अंदर उसमें भी किसकी? मतलब अगर ब्राइड की डेथ हो जाती है तो उसे माना जाता है कि हस्बैंड ने करी है। हस्बैंड, हाँ, वहाँ पे प्रेज्यूम्शन माना जाता है ना 113B का। वो प्रेज्यूम 7 साल के अंदर अंदर अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसको क्या माना जाता है, डाउरी डेथ माना जाता है। फिर आता है 15 डाइवोर्स पर्सन में मैरी अगेन। अगर किसी पर्सन का डाइवोर्स हो गया है तो वो दोबारा शादी कर सकता है। 16 में बता रखा है लिजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल। शून्य और शून्य करणीय शादी से जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें क्या माना जाएगा। तो अगर जो बच्चा है अगर वो वॉइड मैरिज से भी हुआ है तब भी उसको लेजिटिमेट माना जाएगा, उसकी धर्मस्थता पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा क्योंकि वहाँ पे बच्चे की कोई गलती नहीं है। अगर बाइगेमी से भी बच्चा हुआ है तो भी उसको लेजिटिमेट माना जाएगा। सेक्शन 17 बताया रखा है पनिशमेंट फॉर बाइगेमी। अगर द्विविवाह करते हैं, दूसरा विवाह करते हैं तो पनिशमेंट कहाँ मिलेगा, आईपीसी के सेक्शन 494 और 495 में दे रखा है। फिर आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 में बता रखा है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। देखो कुछ कंडीशंस तो हमने सेक्शन 5 में पढ़ी हैं, सेक्शन 5 के अलावा जो अदर कंडीशंस हैं वो बता रखी हैं सेक्शन 18 में। ठीक है, जैसे एज से रिलेटेड हो गया और सपिंड रिलेशनशिप हो गया, ये बाकी सब चीज़ें हो गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक लड़की शादी कर लेती है 17 साल की है तो क्या उसकी मैरिज वॉइड होगी? यस मैम। क्यों होगी? हम एज नहीं है ना उसकी। नहीं,
वो उसको पनिशमेंट तो मिल सकता है लेकिन मैरिज उसकी वॉइड नहीं होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सेक्शन 19 में बता रखा है पिटीशन कहाँ फाइल होगी, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी। 20 में बता रखा है कंटेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन दी जाती है उसका कंटेंट देखा जाएगा और वेरीफाइड किया जाएगा। 21A में ट्रांसफ़र और एप्लीकेशन, मतलब कि एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कराया जा सकता है। 22 में कैमरा प्रोसीडिंग्स होगी। कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब समझते हो आर्यन? यस मैम। कौन सी होती है? जो मतलब बंद कमरे में कैमरे के सामने होगी। कमरे में बंद करके की जाती है। यहाँ कैमरे का मतलब है कमरे में बंद करके किया जाना, कोई और वहाँ ना आए। 23 बता रखा है बार टू मैट्रिमोनियल रील। 24 में बता रखा है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। 25 परमानेंट एलिमोनी एंड मेंटेनेंस। 26 में कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन बता रखी है, ये इम्पोर्टेंट है। किसको दी जाती है कस्टडी? नॉट श्योर मैम। कोर्ट डिसाइड करेगी बच्चों की शिक्षा को देखते हुए, ऑर्डर करेगी जिसको भी उचित समझता है कोर्ट के हस्बैंड को दी जाए या वाइफ को दी जाए। 27 में बता रखा है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर मैरिज के टाइम कोई प्रॉपर्टी मिली है तो प्रॉपर्टी का डिस्पोजल डाइवोर्स के टाइम कैसे होगा, इस बारे में बता रखा है। 28 में अपील्स एंड डिक्री के बारे में बता रखा है, जिसका डिस्पोजल कब होगा, 90 दिन के अंदर अंदर होगा। बस 28A में बता रखा है कि जो डिक्री और ऑर्डर होगा उसका इन्फोर्समेंट बता रखा है। 29 में सेविंग बता रखा है, 30 को रिपील कर दिया गया है। ठीक है, हमने हिंदू मैरिज एक्ट ऊपर से गो थ्रू कर लिया है। अब हम MCQs पर आते हैं। क्वेश्चन है, ए अपने बड़े भाई की विधवा बी से मैरिज कर लेता है, यह मैरिज कैसी होगी? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, नन ऑफ द अबव। वैलिड। वैलिड होगी? यस मैम। वॉइड होगी? क्यों? आर्यन, ये प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आ गई है? भाई की विधवा से शादी कर रहा है तो उसकी भाभी ना, भाभी क्या होती है, माँ समान होती है। एक 17 साल का लड़का 15 साल की लड़की से मैरिज करता है, यह मैरिज कैसी होगी? ये वॉइड होगी। वॉइड होगी, वॉइडेबल होगी, वैलिड बट पनिशेबल। वैलिड बट पनिशेबल। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 9, 10, 12, 13। सेक्शन 9। सेक्शन 9। अगर कोई मैरिज प्रोहिबिटेड डिग्री में की जाती है तो वो मैरिज कैसी होगी? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इर्रेगुलर। वॉइडेबल। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आर्यन, जहाँ भाई बहन शादी कर रहे हैं, वॉइड। वॉइड, वॉइड। डाइवोर्स कौन सा सेक्शन में आता है? 10, 11, 13, 15। 13। एक पर्सन अपनी वाइफ की कंसेंट के बिना किसी बच्चे को गोद लेता है तो वो अडॉप्शन कैसा माना जाएगा? वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, इर्रेगुलर। वॉइड। वॉइड। सहमति ज़रूरी होती है? यस मैम, दोनों की, और दोनों की एज भी होनी चाहिए। डाइवोर्स की पिटीशन कितने साल में फाइल की जा सकती है? आफ्टर 1 ईयर। हिंदू मैरिज में एक लड़का और लड़की 2.5 फेरे लेते हैं अग्नि के सामने, तो क्या वो मैरिज वैलिड होगी? नॉट श्योर मैम। वैलिड होगी, क्योंकि सेक्शन 7 के क्लॉज 1 बताता है कि पार्टीज जो है अपने सेरेमनीज के अनुसार, अपनी रूढ़िगत रीतियों के अनुसार जो है मैरिज को परफॉर्म कर सकते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स कौन से सेक्शन में आता है? 13A, 13B, 14, 9।
नेक्स्ट है, हिंदू वर्ड में कौन इंक्लूड नहीं होता? सिख, जैन, पारसी, बौद्ध। बताओ आर्यन। फारसी। हाँ पारसी। और कौन कौन नहीं आते हैं? मुस्लिम्स नहीं आते हैं। मुस्लिम भी नहीं होते, यहूदी भी नहीं होते हैं। हाँ। नेक्स्ट है, एक 30 साल का लड़का 15 साल की लड़की को अडॉप्ट करता है, ये अडॉप्शन वैलिड होगा कि वॉइड होगा? वॉइड होगा। क्यों? तो इसमें एक लड़की भी चाहिए ना, फीमेल, उसकी वाइफ भी होनी चाहिए। नहीं तभी आर्यन, वो इसमें अडॉप्ट कर इसमें पाएगा। इसमें एज 21 का गैप होना चाहिए। आगे बट जिस मैम बच्चे सिर्फ एज से ही थोड़ी ना ले सकते हैं, हमने पढ़ा था कि लड़का लड़की दोनों होने चाहिए एडॉप्शन के लिए। नहीं आर्यन देखो, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि एक 30 साल का हिंदू लड़का 15 साल की लड़की को अडॉप्ट करता है, तो अडॉप्शन के लिए 21 साल का डिफरेंस होना ज़रूरी होता है। जिस बच्चे को आप अडॉप्ट कर रहे हैं वो आपसे 21 साल छोटा होना चाहिए। यहाँ लड़की कितनी छोटी है? सिर्फ 15 साल छोटी है, इसलिए ये वर्ड है। समझ आया आर्यन? यस मैम। नेक्स्ट है, सपिंड रिलेशनशिप को कौन से सेक्शन में डिफाइन कर रखा है? सेक्शन 3, 5, 7, 9। सेक्शन 3 में। नेक्स्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कौन से सेक्शन में बता रखा है? 7, 8, 9, 10। 7। 7 में तो आर्यन सेरेमनीज बता रखी हैं। 8 में